सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। ये हजारों साल पहले आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में मौजूद थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फली फूली, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। लोग इस क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व बसने लगे थे। वे खेती करने लगे और गांवों में रहने लगे। समय के साथ ये गांव बड़े विकसित शहरों में बदल गए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच पहुंची। ये कांस्य युग की सभ्यता थी जो अपनी प्रभावशाली शहरी योजना और नवाचारों के लिए जानी जाती है। सिंधु लोगों की अपनी लिखावट थी। हालांकि विद्वानों ने अभी तक इसे पूरी तरह से समझा नहीं है। इससे उनके जीवन के हर पहलू को समझना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद पुरातात्विक खोजें उनके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। हम जानते हैं कि वे कुशल किसान, व्यापारी और कारीगर थे। सभ्यता अपने समय के लिए उल्लेखनीय रूप से उन्नत थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने परिष्कृत शहरी केंद्रों के लिए जानी जाती है। दो सबसे प्रसिद्ध शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। इन शहरों की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई थी और ये अत्यधिक विकसित थे। इन शहरों में सार्वजनिक स्नानागार और जल निकासी व्यवस्था जैसे प्रभावशाली बुनियादी ढांचे थे। शहरों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया था, गढ़ और निचला शहर। गढ़ एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। इसमें मंदिर और प्रशासनिक केंद्र जैसी महत्वपूर्ण इमारतें थीं। निचला शहर वह जगह था जहां ज्यादातर लोग रहते और काम करते थे। इसमें घर, दुकानें और कार्यशालाएं थीं। इन शहरों की खोज ने पुरातत्वविदों को चकित कर दिया। उन्होंने शहरी नियोजन और परिष्कार का एक ऐसा स्तर दिखाया जो कई अन्य प्राचीन संस्कृतियों में नहीं देखा गया था। सिंधु शहरों की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक उनका नगर नियोजन था। सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बिछाया गया था। इससे नेविगेट करना आसान हो गया और कुशल यातायात प्रवाह सुनिश्चित हुआ। अधिकांश घर पके हुए ईंटों से बनाए गए थे जो आकार में एक समान थे। ये उच्च स्तर के मानकीकरण और योजना को इंगित करता है। कई घरों के अपने कुएं और स्नान घर थे। सिंधु लोग कुशल वास्तुकार और इंजीनियर थे। उन्होंने अनाज के भंडारण के लिए अन्न भंडार जैसी बड़ी संरचनाएं बनाई। उन्होंने उन्नत तकनीकों का उपयोग करके प्रभावशाली सार्वजनिक भवन भी बनाए। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार उनके वास्तुशिल्प कौशल का एक प्रमुख उदाहरण है। इस विशाल जल रोधक संरचना का उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। सिंधु लोगों को स्वच्छता और जल प्रबंधन की उल्लेखनीय समझ थी। उन्होंने अपने शहरों को स्वच्छ रखने के लिए एक विस्तृत जल निकासी व्यवस्था विकसित की। अधिकांश घरों में नालियां ढकी हुई नालियों के नेटवर्क से जुड़ी थीं। ये नालियां सड़कों के नीचे से बहती थीं और आवासीय क्षेत्रों से कचरा बाहर ले जाती थीं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार उनके जल प्रबंधन कौशल का एक और प्रमाण है। यह बड़ा आयताकार कुंड इसे जल रोधक बनाने के लिए बिटुमेन से ढका हुआ था। इसमें दो तरफ से पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां थीं। स्नान का उपयोग संभवतः धार्मिक समारोहों या सार्वजनिक समारोहों के लिए किया जाता था। सिंधु लोगों का स्वच्छता पर ध्यान अपने समय के लिए अत्यधिक उन्नत था। भाग 5, आस्था और सुंदरता, धर्म और कला। सिंधु लोगों की धार्मिक मान्यताएं अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आई हैं। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि वे एक देवी की पूजा करते थे। इस देवी की मूर्तियां विभिन्न रूपों में मिली हैं। यह स्त्री शक्ति और प्रजनन क्षमता में विश्वास का सुझाव देता है। सिंधु लोग कुशल कारीगर भी थे। उन्होंने सुंदर मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्तियां बनाई। उनके बर्तनों को अक्सर जटिल डिजाइनों और पैटर्न से सजाया जाता था। उन्होंने अपनी कला बनाने के लिए टेराकोटा, तांबा और कांसे जैसी सामग्रियों का उपयोग किया। बच्चों के खिलौनों की खोज से पता चलता है कि उनकी संस्कृति का एक चंचल पक्ष भी था। भाग 6, सीमाओं के पार व्यापार, सिंधु अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि और व्यापार पर आधारित एक संपन्न अर्थव्यवस्था थी। वे गेहूं, जौ, मटर और कपास जैसी फसलें उगाते थे। वे कुशल कारीगर और व्यापारी भी थे। उन्होंने मेसोपोटामिया और मिस्र में अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार किया। साक्ष्य बताते हैं कि वे व्यापार के लिए तौल और माप की एक प्रणाली का उपयोग करते थे। वे नावों और गाड़ियों का उपयोग करके अपना माल परिवहन करते थे।
मेसोपोटामिया में सिंधु मोहरों की खोज एक विशाल व्यापार नेटवर्क को इंगित करती है। इन मोहरों का उपयोग संभवतः माल को चिन्हित करने और उनके मूल की पहचान करने के लिए किया जाता था। सिंधु लोगों के आर्थिक कौशल ने उनकी सफलता और दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 7 1 युग का अंत, पतन के सिद्धांत। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इसके पतन के सटीक कारणों पर अभी भी बहस चल रही है। हालांकि कई कारकों ने इसके पतन में योगदान दिया होगा। एक सिद्धांत बताता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा पड़ा होगा और कृषि उत्पादकता कम हो गई होगी। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। इससे उनकी पानी की आपूर्ति और कृषि बाधित हुई होगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि खानाबदोश जनजातियों के आक्रमण ने भी भूमिका निभाई होगी। पतन संभवतः एक क्रमिक प्रक्रिया थी, अचानक घटना नहीं। भाग 8 अतीत का उत्खनन, पुरातत्व और खोजें। सिंधु घाटी सभ्यता सदियों से इतिहास में खो गई थी। इसे 19वीं सदी के 20वें दशक में पुरातत्वविदों द्वारा फिर से खोजा गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई से इस कभी महान सभ्यता के अवशेष मिले। तब से कई स्थलों की खोज की गई है, जिससे इस प्राचीन संस्कृति के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है। पुरातत्वविद नई खोजें करते रहते हैं। वे कलाकृतियों, खंडहरों और अन्य साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं। इससे हमें उन लोगों के जीवन को समझने में मदद मिलती है जो हजारों साल पहले सिंधु घाटी में रहते थे। उनके काम के माध्यम से हम इस आकर्षक सभ्यता की पहेली को जोड़ रहे हैं। भाग 9 एक स्थायी विरासत, सिंधु प्रभाव। सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि सदियों से खो गई, एक स्थायी विरासत छोड़ गई। इसका प्रभाव बाद की भारतीय संस्कृतियों में देखा जा सकता है। उनके परिष्कृत शहरी नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और कला ने इस क्षेत्र में बाद की सभ्यताओं को प्रभावित किया। व्यापार और शिल्प कौशल पर उनके जोर ने प्राचीन भारत में व्यापार मार्गों और आर्थिक प्रथाओं के विकास में योगदान दिया। हालांकि बहुत कुछ अज्ञात है, सिंधु घाटी सभ्यता आज भी हमें आकर्षित और प्रेरित करती है। ये प्रारंभिक मानव सभ्यताओं की सरलता और लचीलापन का प्रमाण है।